हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग के केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं और हम लोगों का जो यहाँ पर चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हम लोगों का क्लास के अंदर में चल रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी आगे तक इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आप में से बहुत सारों का डाउट है और बहुत बच्चे जो बीच में ज्वाइन किए हैं उनका चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है, तो उनको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये बात हमने यहाँ पर देखी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी तक का हम लोगों ने जितना क्लास किया है उन सभी क्लासेस का एक समरी लेक्चर ये आपको दिया जा रहा है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पुराने छूटे हुए बातों को, जो टॉपिक से जो छूट चुके हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हेल्पफुल लगेगा। तो पहले तो हमने सोचा था कि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं किया जाए, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट को भी ऐड कर रहे हैं। लेक्चर थोड़ा सा उसके वजह से लेंथी हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार में देख सकते हो तो एक बार में देखिए, नहीं तो इसको लेक्चर को थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ करके भी आप देख सकते हो। ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट को इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों का भी क्लास छूट गया है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनको भी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में जानने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैप्टर का जो सबसे पहला बात आपको जानना है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग क्लास 11th में आए हैं और क्लास 11th के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने केमिस्ट्री की पढ़ाई की है ना, हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चुना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो 11th में हमने केमिस्ट्री चुना है, तो पहले हम लोगों को यही जानने की जरूरत है कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस केमिस्ट्री का क्या फायदा है, इस केमिस्ट्री से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा। जब हम इस बात को जानेंगे तो हम केमिस्ट्री के अंदर में और इंटरेस्ट लेंगे। तो आइए जानते हैं, तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में कि इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। इट, या इसको ऐसे लिखते हैं, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया बच्चों, सबसे पहले आ गया एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। अब एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। तो आपने आज से पहले भी इन बातों को ध्यान दिया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि जब खेती होता है, एग्रीकल्चरल होता है, एग्रीकल्चर होता है, हम किसी चीज का खेती कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फसल और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करे, हमारा फसल और ज़्यादा अच्छी तरीके से कल्टीवेट हो, उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो, उसमें किसी तरीके का पेस्ट ना लग जाए, उसमें किसी तरीके का इंसेक्ट ना लग जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर में, फार्मिंग के अंदर में क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे केमिकल्स, जैसे कि आप ज्यादा अपनी मिट्टी को, अपने सॉइल को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जैसे कि आप लोग आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के अलावा आप अपने प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। या फिर अगर आप देखिएगा, आप अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप पेस्टिसाइड, आप इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। ऐसे हर्बिसाइड्स भी होता है और भी बहुत सारे केमिकल्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एग्रीकल्चर के अंदर में केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो इन केमिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है, ये जो आपके केमिकल्स है, इन केमिकल्स को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री has been used has been used to prepare such chemicals।
इन केमिकल्स को बनाने के लिए आप सभी लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इन केमिकल्स को बनाने के लिए आप सभी लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिस्ट्री हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर सच केमिकल्स। इन केमिकल्स को बनाने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद फिर अगर आप देखिएगा सेम एग्रीकल्चर के अंदर में ही तो आप देखेंगे कि आज के ज़माने में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर में सीड इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है? सीड। और आज के ज़माने में जो आप सीड देखेंगे वो कैसा सीड होता है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होता है ना। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, इनको बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो बायोटेक्नोलॉजी होता है। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है आपके, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है वो आप कहाँ बना रहे हैं? वो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में बना रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में भी आपका क्या काम आता है? आपको केमिस्ट्री काम में देता है। यहाँ पर भी आपको किसका जरूरत पड़ जाएगा? यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री का जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो एक बात जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी वो ये है कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल जो है वो हम लोगों को दोनों ही तरह से है। हम एग्रीकल्चर में हम लोग को दो तरह से है। एक है कि हम लोग फर्टिलाइजर्स और अदर केमिकल्स को बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है कि आज के टाइम में जो हम जो अच्छे और बेहतर तरीके के सीड्स आते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का? तो आप देखेंगे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नंबर 2 क्या हो जाता है? तो केमिस्ट्री का जो आपको सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो बहुत कॉमन सा है, ठीक है। आप देखेंगे केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है मेडिसिन के अंदर में। केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है? मेडिसिन के अंदर में, ठीक है। मेडिसिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर में बहुत कुछ कंपाउंड्स लिखे होते हैं कि ये कंपाउंड इसके अंदर में है, ये कंपाउंड इसके अंदर में है ना। आप ऐसे बराबर देखते हैं। तो वो सारे कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? उन सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हो। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ ऑब्जेक्ट प्लास्टिक बना रहे हो, तो प्लास्टिक बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल करोगे। साबुन बनाना है, किसका इस्तेमाल करोगे? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग मेडिसिन के ऊपर में है। तो मेडिसिन में क्या आ गया? इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वी यूज केमिस्ट्री। इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वी यूज केमिस्ट्री, ठीक है। तो मेडिसिन के प्रिपरेशन के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली कौन से आपको देखने के लिए, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर में नाम लिखा हुआ है सिस्प्लाटिन, और कौन है? टैक्सल। तो ये जो सिस्प्लाटिन और टैक्सल है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और एक जो आपका मेडिसिन जो इसका नाम आपको केमिस्ट्री के अंदर में लिखा हुआ है वो है AZT। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन। ये जो एजिडोथाइमिडीन है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो आपके एड्स पेशेंट होते हैं उनके अंदर में, उसके बीमारी के अंदर में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको मेडिसिन के अंदर में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री और कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आपको केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा एवरीडे लाइफ के अंदर में। आपके रोजाने की जो जिंदगी है वहां पे आपको केमिस्ट्री का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह सुबह उठ करके आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टूथपेस्ट को बनाने के लिए केमिस्ट्री लगा है, बेस लगा है ना। आपके माउथ के अंदर में एसिड होता है, वहां पे बेस जाएगा, क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा के बेस आपके टूथ को प्रोटेक्ट करेगा। तो टूथपेस्ट के अंदर में क्या है? टूथपेस्ट के अंदर आपका केमिस्ट्री है। साबुन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है, वहां पर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मेकअप लगाने का शौक है, तो मेकअप को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मेकअप को बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे आपकी रोज की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल में क्या, जिसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है। ये हो गया इंपॉर्टेंस नंबर 3। फिर और इंपॉर्टेंस है जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आज के टाइम में जो हम लोग अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल लगता है? केमिस्ट्री का इस्तेमाल लगता है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर में आज हमारे पास ऐसे बैटरीज वगैरह होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन बैटरीज को बनाने के लिए क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक सेट ऑफ बहुत सारे, एक नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस आपको अपने रोज के टाइम में ऐसे अलग से भी आपको केमिस्ट्री के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। या एक और इम्पोर्टेंस है सेफर ऑल्टरनेटिव्स। आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो इस्तेमाल होता था एसी के अंदर में, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर में, वो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कर रहा था। फिर क्या है, हम लोगों ने उसके सेफर अल्टरनेटिव को ढूंढा, उसको रिप्लेस किया, है ना। तो सेफर अल्टरनेटिव को ढूंढने में भी कौन मदद करके दिया, केमिस्ट्री आपको मदद करके देता है। तो ऐसे इस तरीके से अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हो गया। फिर यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है आपका मैटर। ठीक है, अब आपका चैप्टर का टॉपिक शुरू होता है और पहला टॉपिक जो है वो क्या है, वो है मैटर। अगर मैटर के बारे में बताया जाए तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। हर वो चीज जिसके अंदर में कुछ मास है और हर वो एक चीज जिसके अंदर में वॉल्यूम है, वो चीज क्या कहलाता है, वो चीज मैटर कहलाता है। मास क्या हो गया, मास नंबर ऑफ पार्टिकल जिससे वो मैटर बना हुआ होगा, और वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाइड करने का कैपेसिटी है वो क्या हो गया, वो वॉल्यूम हो गया। बाकी इसके बारे में क्लास छोटे क्लासेस 6-7 क्लास से बताया जाता है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनके फिजिकल स्टेट्स को बारे में देखिएगा तो मैटर के आमतौर पे आपको 3 फिजिकल स्टेट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, एक हो जाता है आपका सॉलिड, दूसरा हो जाता है आपका लिक्विड, और तीसरा हो जाता है आपका गैस। ये 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके नंबर ऑफ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी कुछ 9-10 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज क्लास 9 में ही आपको पढ़ा दी गई होंगी। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मैटर जो होते हैं, इस मैटर को केमिकली, इस मैटर को आप 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका जो मैटर होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस, एक मैटर आपका हो गया प्योर, और दूसरा जो आपका मैटर हो गया वो हो गया इम्प्योर। ध्यान रखेंगे कि जो इम्प्योर होता है उसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर मैटर क्या है, इम्प्योर मैटर क्या है, तो प्योर मैटर क्या है, द मैटर विच इज मेड अप ऑफ, द मैटर which is made up of only one kind of atom। एक ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्योर मैटर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट हो गया, ठीक है, या आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एलिमेंट के अंदर में मान लो कि तुमने गोल्ड का एलिमेंट लिया है, तो उस गोल्ड के एलिमेंट में अगर 1000 पार्टिकल है, 1000 एटम है, तो 1000 के 1000 एटम जो होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के होंगे, है ना। तो गोल्ड अगर तुम इतना सा लिया है, उसमें 1000 एटम है, तो 1000 के 1000 एटम क्योंकि गोल्ड के है तो वो कैसा है, सेम तरीके का एटम है, तो वो कैसा है, प्योर सब्सटेंस है। और इम्प्योर क्या हो जाएगा, द मैटर विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, द मैटर विच इज made up of which is made up of more than one type of atom। ठीक है, तो वैसे मैटर जो एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलकर बने हुए हैं उनको इम्प्योर या मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, इम्प्योर या मिक्सचर आपके ये भी 2 तरीके के होते हैं। इनमें एक होता है आपका होमोजीनस और दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनस। बाकी एलिमेंट किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, ये सारा क्लास 9 के अंदर में हो गया है। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। और होमोजीनस क्या होता है, हेटेरोजीनस क्या होता है, ये भी क्लास 9 के अंदर में हो चुका है। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ऐसे होमोजीनस बोला जाता है जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाले को यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एंड जिसके अंदर में आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल ना हो। ठीक है, या आप जिसको डिस्टिंग्विश ना कर सके कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, वैसे को होमोजेनस कहा जाता है। और हेट्रोजेनस जिसके अंदर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, यानी कि जिसको आप देख करके बता सकते हो कौन सा वाला
मिक्सचर है या नहीं है, तो वैसे को क्या कह सकते हैं, वैसे को हेट्रोजीनस कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हेट्रोजीनस के अंदर में चला जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद फिर आपको आता है कि मैटर, यहाँ पर फिर आपको ये सारी थ्योरी के बाद फिर आपको साइंटिस्ट के नाम शुरू हो जाते हैं। साइंटिस्ट के अंदर में आपको क्या अलग अलग, आपको पहले तो आपको जानना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारा ऑलरेडी आपको क्लास में पहले पढ़ाया जा चुका है, ये बस यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में बता करके हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में आपको 3 लॉ देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, पहली बात तो ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एंटोनी लवोजियर। लवोजियर ने ये लॉ दिया था, और ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को नहीं बनाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ जो आता है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया गया था किसके द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। और उन्होंने इस लॉ के अंदर में क्या कहा था कि एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, एटम क्या करते हैं, एटम कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइंस इन ए फिक्स्ड नंबर बाय प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए आपके एटम क्या करेंगे, कंपाउंड कंबाइन करेंगे। और कैसे कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर में कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप बुक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और तीसरा और आखिरी जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि इन ऑर्डर टू दिस, इन्होंने बताया था दिस लॉ स्टेट्स दैट टू फॉर्म ए स्पेसिफिक कंपाउंड, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड को बनाने के लिए, टू फॉर्म ए स्पेसिफिक कंपाउंड, टू फॉर्म ए स्पेसिफिक कंपाउंड, एटम कंबाइन, एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट combined in a fixed whole ratio number, in a fixed whole ratio number। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए जो आपके एटम होंगे, स्पेसिफिक एटम जो होंगे एलिमेंट के, ठीक है, जैसे कि H2O एक कंपाउंड है, उसको बनाना है, तो H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स को कंबाइन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन करके H2O नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि स्पेसिफिक एलिमेंट का ही एटम कंबाइन करना चाहिए, और फिक्स्ड होल रेशियो, एक फिक्स्ड होल रेशियो के टर्म्स में ही रिएक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर H2O बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स 1:8 के अंदर में ही कंबाइन करने चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा, तभी जाकर के वहां पर आपका H2O बनेगा। अगर 1:8 के अलावा अगर आप कोई और रेशियो लेते हैं तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन ना हो, या अगर हो जाए तो जो बनाना चाहते थे वो ना बने। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी यहाँ पर था, इतना थ्योरी क्लास के अंदर में हुआ था, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे इसमें बता दिया है। अब देखोगे
हम लोग को एटम के बारे में, अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। एटम हम लोग को जानना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को एटम के मास को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मास ऑफ एटम, डिटरमाइन मास ऑफ एटम। अब एटम के मास को हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, एटम के मास को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, इस आदमी के मास को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस आदमी के मास को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस आदमी को एक तराजू के एक कोना पे डालिएगा, दूसरे कोना पे वजन डालिएगा और उस वजन के हिसाब से क्या करेंगे, इसके मास को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वजन ले लिया, हमने एक इतना बड़ा भटकरा लिया, हमने देखा इसका वजन कितना है, इसका वजन 1 kg है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस 1 kg इस भटकरे के कंपैरिजन में इस आदमी के वजन को गिनेंगे। अगर मान लो इस आदमी का वजन इसके कंपैरिजन में 70 गुना आया है, तो इस आदमी का वजन कितना हो जाएगा, 70 kg हो जाएगा। या अगर मान लो उस आदमी का वजन उस भटकरे के मुकाबले में 50 kg आया है, 50 गुना आया है, तो आदमी का वजन कितना हो जाएगा, 50 kg। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी के भी मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को मानना पड़ता है। किसी भी तरीके के मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को मानना होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कौन है, 1 kg। अच्छा, क्या ये 1 kg आसमान से टूट करके आया कि ऊपर वाले ने भविष्यवाणी की कि ये लो ये 1 kg है, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसानों ने ही क्या किया है, हमने एक इतना बड़ा सब्सटेंस उठाया और बोला कि इतना बड़ा जो होगा इसको क्या माना, इतना जो वजन होगा, इतना बड़ा साइज का जो वजन है इसी को क्या माना जाएगा, 1 kg माना जाएगा। तो पहले हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस को बनाया और फिर हम लोगों ने क्या किया, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के मुकाबले में सबका वजन निकाला। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया 1 kg कि 1 kg इतना होता है। अब इसके मुकाबले में ये वाला जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इसका वजन 10 गुना आ रहा है, तो बोल दिया 10 kg का है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस 1 kg का, इसके मुकाबले में किसी ऑब्जेक्ट का वजन 20 गुना आया, तो बोल देंगे इसका वजन कितना है, 20 kg। तो इस तरीके से वजन निकाला जाता है। सेम तरीके से अगर आप देखेंगे एटम का मास, तो एटम का मास निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एटम के मास को निकालने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट ऑल्सो नोन एज AMU, या फिर इसी को आप कह सकते हो यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास ऑल्सो नोन एज U। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत वगैरह करने के बाद क्या बोला कि कार्बन 12 एटम जो होगा उसका 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 1 AMU के बराबर आएगा, ठीक है। कार्बन 12 एटम का जो वजन होगा उसके वजन का जो 1/12वां हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके 1 AMU के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड माना, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड माना इसको कि कार्बन 12 एटम के 1/12वें हिस्से का वैल्यू क्या होगा, 1 AMU के बराबर होगा। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12वें हिस्से को क्या कहा जाता है, 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करने लगे, इसके कंपैरिजन में हम लोग बाकी के मास को निकालने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिएगा क्या बोला गया अभी कि 1 AMU क्या है, 1 AMU 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12वां हिस्सा को क्या बोला गया, 1 AMU बोला गया। अगर मान लो तुमको एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, आपको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यूनिट को निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन को किसके हिसाब से कंपेयर करोगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन को आप कंपेयर करोगे 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के हिसाब से, है ना। एक रेफरेंस जो हमने एक रेफरेंस माना है उस रेफरेंस के हिसाब से इसके मास को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब इस रेफरेंस के हिसाब से हम इसके मास को कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, वो आंसर आपके ऑक्सीजन के AMU के बराबर आएगा, ठीक है। कितना आता है, 16 AMU के बराबर लगभग आपको ये वजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
एक स्टैंडर्ड को मानते हैं और उस स्टैंडर्ड को मान करके फिर क्या करते हैं, उसके कंपैरिजन में बाकी सबके एटॉमिक मास को निकालते हैं। या फिर मान लो जैसे कि आपको निकालना है कि बताओ एमयू एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, नाइट्रोजन का कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले वेट ऑफ नाइट्रोजन को लेते हैं। क्या किया, वेट ऑफ नाइट्रोजन लिया। इस वेट ऑफ नाइट्रोजन को क्या करेंगे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के वेट के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम लोगों को मालूम चलेगा कि इसका इसके कंपैरिजन में कितना वजन आ रहा है, 14 एमयू का वजन आ रहा है, यानी कि नाइट्रोजन का एमयू कितना है, 14 एमयू है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे एटम का वजन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं। उस स्टैंडर्ड को मानने के बाद क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बाकी सबके मास को निकालते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड किसको माना है, कार्बन 12 एटम के 1/12वें हिस्से को स्टैंडर्ड माना है, और उसके कंपैरिजन में बाकी सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सबका हम लोग वजन को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत। एक काम कर लो, इसको यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक तो थ्योरी था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे देखिएगा, अब देखोगे कि ऐसे तो वजन किताबों के अंदर में किस में होता है, ग्राम के अंदर में होता है, हम लोग पढ़े हैं मास के अंदर में, सॉरी एमयू के अंदर में। और किताबों के अंदर में जो वजन होता है वो किस में दिया हुआ होता है, वो आपका वजन ग्राम के अंदर में दिया हुआ होता है। तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इसको हम लोगों को जानना है। तो देखिएगा, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम, ग्राम और एएमयू के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो देखोगे 1 एमयू जो है वो 1 एमयू किसके बराबर है, 1 एमयू आपका बराबर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। जब कार्बन 12 एटम के वजन को निकाला गया, कैसे निकाला गया, एक मशीन था मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के डिवाइस के मदद से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कार्बन 12 के एटम के वजन को निकाला। तो 1 एमयू कितना निकल करके आया, तो हम लोगों को मालूम चला कि 1 एमयू जो आया वो कितना आया है, वो आपका कितना आया है, 1.99 1.99 इंटू 10 पे पावर 23 के बराबर आया है। कैसे मालूम चला, उस मशीन की वजह से मालूम चला है। मास स्पेक्ट्रो मशीन के अंदर, मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन के अंदर में इसको रखा गया, वहां से देखा गया कितना आता है, तो बताया गया कि इतना आता है। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 1 एमयू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.99/12 इंटू 10 पे पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू लगभग 1.66, ठीक है, इंटू 10 पे पावर 1.66 इंटू 10 पे पावर 24 के बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक एमयू के अंदर में कितना वजन आ गया, एक एमयू के अंदर में 1.66 इंटू 10 पे पावर 24 ग्राम के हिसाब से वजन आ गया। ठीक है, तो एक एमयू में कितना ग्राम होता है, एक एमयू के अंदर में इतना ग्राम होता है, एक एमयू में कितना ग्राम होता है, इतना ग्राम होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन एमयू एंड ग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेशन बिटवीन एमयू एंड ग्राम निकाल सकते हैं। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर सकें। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि अब ये जो हमने रिलेशन निकाला है, इस रिलेशन को अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एक एटम 16 एमयू का मतलब क्या है, 16 एमयू का मतलब है एक ऑक्सीजन का एटम, 1 एटम ऑफ
ऑक्सीजन। और एमयू का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, ग्राम के टर्म्स में एमयू का वैल्यू कितना आता है, ग्राम के टर्म्स में एमयू का वैल्यू 1.66 इंटू 10 पे पावर -24 के हिसाब से आता है। तो ये वैल्यू किसका हो गया, ये वैल्यू आपका 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का हो गया। तुमको निकालना कितने का है, तुमको निकालना है 16 का। तो जब 16 ग्राम का निकालने के लिए जाओगे, तो 16 ग्राम का निकालने के लिए जाओगे तो वैल्यू क्या बैठ जाएगा, वैल्यू आपका बैठ जाएगा 16/16 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 पे पावर -24। क्या ये बात सही है, ये बैठेगा नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 से 16 क्या हो गया, 16 से 16 कट गया। तो 16 से 16 जब कट जाएगा तो इसका वैल्यू 10 पे पावर -24 ऊपर की तरफ चल जाएगा, 10 पे पावर +24, 10 पे पावर +24 और नीचे में क्या बचा 1.66 बचा। जब आप इसको तोड़िएगा तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/1.66 इंटू 10 पे पावर 24। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 के बराबर वैल्यू आता है। और जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो इस वैल्यू को देख करके आपको कुछ याद आएगा कि ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू आपका अवोगाड्रो नंबर कहलाता है। यही वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाता है, अवोगाड्रो, ये वैल्यू आपका क्या कहलाता है, अवोगाड्रो नंबर कहलाता है। अब अवोगाड्रो नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, Na, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, ठीक है, ये आपका अवोगाड्रो नंबर है। अब अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग, इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम लोग 16 AMU का बात किया, जब हम लोग 16 AMU का बात किया, मतलब कितना, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। 16 AMU का मतलब क्या है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम लोग 16 ग्राम का बात कर रहे हैं तो 16 ग्राम का मतलब क्या है, 16 ग्राम का मतलब है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मतलब समझे, अगर तुम बात कर रहे हो 16 AMU का, 16 एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कितना ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। 16 एटॉमिक मास यूनिट का अगर बात करेंगे तो 16 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हुआ, 16 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे 16 ग्राम का, तो 16 ग्राम का मतलब क्या होगा, 16 ग्राम का मतलब होगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 16 AMU का मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, 16 AMU का मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, 16 ग्राम का मतलब इतने ऑक्सीजन के एटम के बराबर के वजन का आप बात कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम। तो इस हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल और लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिए होंगे। चलिए, जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो 14 AMU नाइट्रोजन, 14 AMU ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर AMU का मतलब क्या, AMU का मतलब आया था अभी अभी 1.66 इंटू 10 पे पावर 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। आपको निकालना एक एटम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तुमको निकालना कितना है, तुमको निकालना है 14 ग्राम का। तो 14 ग्राम का निकालने के लिए क्या करोगे, 14/14 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 पे पावर 24, 14 से 14 कैंसिल, ऊपर में 10 पे पावर 24, नीचे में 1.66 डिवाइड देंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे, इसको 100 बनाएंगे, इसको 10 पे पावर 23 बनाएंगे, इसको 1.66 बनाएंगे, यहाँ से यहाँ डिवाइड देंगे, कितना आएगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, ये वैल्यू निकल करके आएगा। और जब आप इस तरीके से बाकी किसी का भी निकालिएगा तो बार बार आपको हमेशा ही क्या देखने के लिए मिलेगा, यही वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। और अगर बार बार यही सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि हर बार क्या होता है, हर बार एक मोल ऑफ एटम के अंदर में कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक मोल जब आप उठाओगे तो उसके अंदर में कितना पार्टिकल का बात कर रहे हो, 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इतने के, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एक मोल ऑफ एनी एटम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बात किया जा रहा है।
ठीक है, बाकी इसके ऊपर में एक आध क्वेश्चन देख लो ताकि बाद में क्या कर सके, इसके ऊपर में प्रैक्टिस आराम से घर में किया जा सके। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन, इन 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 3.6 ग्राम के अंदर में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। अगर देखोगे तो कार्बन के एटम का वजन कितना होता है, कार्बन के एटम का वजन 12 ग्राम है, यानी कि अगर 12 ग्राम का बात किया जाए तो 12 ग्राम के अंदर में क्या है, 1 मोल ऑफ एटम है। 12 ग्राम के अंदर में कितना है, 12 ग्राम के अंदर में Na अमाउंट ऑफ पार्टिकल होगा। अगर तुम निकालोगे 3.6 ग्राम के हिसाब से तो 3.6 ग्राम के अंदर में कितना हो जाएगा, Na मल्टीप्लाई 3.6 अपॉन 12, डेसिमल हटा, नीचे में 10, 12 से 36 3 बार में डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर, बाकी इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे।